हेलो फ्रेंड, स्मार्ट जी क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज का हमारा टॉपिक है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए हम देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन होगा जनरल स्टडीज जो कॉमन पेपर का पूछा जाता है सभी विषय के लिए। तो 1 से लेकर के 12 तक सभी विषयों के लिए कॉमन पेपर पूछा जाता है, सभी के लिए कॉमन होता है। बीपीएससी टीआरई 4 के अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो उसमें से 40 नंबर का कॉमन पेपर पूछा जाता है। तो इसमें से 8 मैथ का होता है और 32 क्वेश्चन आपको जीके जीएस का होता है। आज इस सेशन में आपको जीके जीएस सेशन करा लिया। इसके पहले हमने आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। इसके पहले हमने 15 प्रैक्टिस सेट करा था। जो लोग भी हमारे चैनल पर नए उस चैनल को जाकर के देख सकते हैं। सही प्लेलिस्ट बना दिए गए, वीडियो के एक करके देख सकते हैं, जो कि आपकी तैयारी करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा। तो चलिए आज का हमारा सेट नंबर 16 है। इसका हम कॉमन पेपर का पहला क्वेश्चन देखते हैं जो सभी के लिए पूछा जाता है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 39 नंबर से शुरू है। फर्स्ट हमारा जीके जीएस का क्वेश्चन है जो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे। इसमें पूछा गया कि ध्वजवाहक कौन थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इसमें क्या आता है, 1 से अधिक थे। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से उस समय थे जो जब 24 में पैरा ओलंपिक हुआ था। तो पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वजवाहक समारोह में सुमित अंतिल और भाग्यश्री जादव थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, जिसमें से भारत ने 1 गोल्ड मेडल जीता हुआ था और 1 रजत पदक और दूसरा 2 कांस्य पदक जीता था। टोटल इन्होंने 4 पदक जीता हुआ है। ये कब तक से कब तक चला था, तो 31 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त 2024 को ये चला था। जो 31 अगस्त को अवनी लखेरा ने स्वर्ण पदक जीता था। कब जीता था अवनी लखेरा ने, ये 31 अगस्त को जीता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित ग्राम किसे घोषित किया गया है। मतलब जो सोलर पैनल से चलता है उस कौन से गांव है जिसको भारत के कौन से गांव को घोषित किया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, मोढेरा गुजरात को घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये कब घोषित किया था, गुजरात के मेहसाणा जिला में स्थित है। ये कहाँ जिला है, तो मेहसाणा जिला में स्थित है, जो सौर ऊर्जा से संचालित गांव को घोषित किया गया है। और मध्य प्रदेश का भारत का पहला सौर ऊर्जा शहर बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है कि एक भारतीय सेना सेलेस की सेना के बीच 18 से 17 मार्च 2024 तक संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये हमारा सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, जो सेलेस में आयोजित किया गया है। कब किया गया था, तो 18 से 27 मार्च के बीच में किया गया था। उस समय कौन सा अभ्यास किया था, तमितियो सैन्य अभ्यास, जो तमितियो के नाम से सैन्य अभ्यास किया गया है 2024 में। जो ये सेलेस का ये जो सेलेस का ये 10वां संस्करण का ये सैन्य अभ्यास है। ये कहाँ पर किया गया है, तो ये कैटलेस एक्सप्रेस भी भारतीय नौसेना और सेलेस की नौसेना के बीच में विक्टोरिया सिल्स में आयोजित किया गया था, जो हिंद महासागर के स्थित में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में आईसीसी के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया है। इसका हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये जय शाह को चुना गया है, जो पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष भी थे। ये सबसे युवा चेयरमैन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 2024 में स्पेन के टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज किस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब के विजेता बने हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी इन्होंने 1 से ज़्यादा एकल विजेता प्राप्त किया है। तो सबसे पहले देखते हैं कप ये 2024 में विंबलडन, अल्काराज ग्लैम्स टूर्नामेंट, फ्रेंच ओपन, इन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 और विंबलडन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का पुरस्कार। अगर महिला देखते हैं तो महिला आर्यन सार्बालेक जो जीती है, जो कहाँ की है, बेलारूस की है। अगर वही पुरुष की बात करते हैं तो जेनिक सिनर ने जो जीता है, जो कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। फ्रेंच ओपन 2024 में क्लास अल्काराज स्पेन ने जीता था। और वहीं महिला की बात करें तो ईगा स्वियाटेक जो पोलैंड की है। और विंबलडन ओपन 2024
क्लास अल्कराज जो स्पेन के है, और जो महिला में जो जीता है बारबोरा क्रेजिकोवा जो चेक गणराज्य के है। यूएस ओपन 2023 में कौन जीता है, तो नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के है, और महिला में आपको कोको गॉल्फ जो अमेरिका के है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश ने आर्थिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने हेतु एक नया निवेश मंत्रालय को गठित किया है। इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा यानी संयुक्त राज्य अमीरात ने किया है। प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए अपना एक सहायक निवेश मंत्रालय गठित किया है। इस मंत्रालय गठन का उद्देश्य संयुक्त राज्य अमीरात की निवेश विजन को विकसित और वैश्विक बाजार में इसकी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए एक किया गया। संयुक्त राज्य अमीरात की राजधानी कहाँ पर है, तो इसका अबू धाबी में है। और सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है, तो सबसे अधिक आबादी वाला जो दुबई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस संस्था के द्वारा साइबर अपराध को निपटने के लिए एक नए उपकरण के रूप में डिजिटल ट्रस्ट एजेंसी की स्थापना किया गया है। डिजिटल स्थापना किया गया है। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सॉरी ऑप्शन ए नंबर है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये फरवरी 2024 में यूएस इंडिया साइबर सुरक्षा पहल शुरू किया गया था, जो दिसंबर 2023 में देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र सेनकोप्स का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट नीलगिरी तहत परियोजना को किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था। इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा तमिलनाडु द्वारा शुरू किया गया था। तमिलनाडु पर का राजकीय पशु नीलगिरी तहर है। IUCN स्थित के अनुसार नीलगिरी तहर लुप्त प्रजातियों का केरल में स्थित है। जो केरल में स्थित एला वेरिएंस राष्ट्रीय उद्यान जो नीलगिरी के तहत सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दी गई घटनाओं को सही कालानुक्रम को सजाना है। तो इसमें सबसे पहले हमारा हम सजाते हैं, तब से हमारा कौन हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो असहयोग आंदोलन हमारा 1930 में हुआ था। और चौरा चौरी कांड कब हुआ था, तो 1922 में आपको चौरा चौरी कांड हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। और असहयोग आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। 8 अगस्त 1942 को किया गया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 14 फरवरी से लेकर के 16 फरवरी बीच 1930 को साबरमती में किया गया था। इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी नंबर, A, B, C और D। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी कहाँ पर थे। तो महात्मा गांधी उस समय कलकत्ता में थे जब ये हमारा देश आज़ाद हुआ था। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के द्वारा अवस्था और अराजकता का वातावरण उत्पन्न कर दिया था। और गांधी जी 1947 में बंगाल के नोआखली में हिंसा रोकने गए थे। केवल नोआखली में 6000 से 7000 व्यक्ति हिंसा में मारे गए थे। और सहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि को जमनालाल बजाज राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। और महात्मा गांधी 1915 में कोचर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किया था। और 1917 में सत्याग्रह आश्रम की साबरमती नदी तट पर लाया गया। इसके बाद साबरमती आश्रम का नाम रखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। तो यह हमारा ऑप्शन हो जाएगा यानी बी, चंपारण आंदोलन को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। गांधी जी भारत में पहला सत्याग्रह 1917 में शुरू हुआ था। ये चंपारण सत्याग्रह के नाम से बिहार के किसान राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को आने के लिए प्रेरित किया था। जब चंपारण की समस्या से गांधी जी सहयोगी में आचार्य JB कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, राजकिशोर प्रसाद, महादेव देसाई,
नरहरि, परीख आदि ये सब 1917 के चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी थे। एम.जी. रंडा ने महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह का जो क्या किया था, इन्होंने विरोध किया था। और जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इन्होंने महात्मा की उपाधि दी थी। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाने के बाद गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1930 में शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन कब से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था? इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए नंबर, रॉलेट एक्ट अधिनियम के तहत जो कहाँ पर किया गया था, इसे काला कानून, रॉलेट एक्ट 1919 को इसे काला कानून भी घोषित किया गया था। जो लॉर्ड उस समय के लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 16 से 1921 के बीच के कार्यकाल में मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। और अखिल भारतीय राजनीतिक में गांधी जी का पहला कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को प्रारंभ सत्याग्रह था। और गांधी जी ने रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था, होम रूल लीग, खिलाफत और सत्याग्रह सभा। पंजाब के 2 लोकप्रिय थे, सैफुद्दीन किचली और डॉक्टर सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी के बाद दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को यानी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड को बैसाखी के दिन अमृतसर जलियांवाला बाग में राजसार्वजनिक सभा बुलाई थी। और उसी समय बोला गया था साइमन कमीशन भारत आया था, 3 फरवरी 1928 को आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, जिसमें वो डैश सदस्य शामिल थे, तो उसमें 3 सदस्य शामिल थे। सर स्टीवन, उसमें 3 सदस्य शामिल थे। इसमें कौन कौन से था? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो भारत सचिव बनाया गया था, सर स्टीफन क्रिप्स जो व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था, और एबी अलेक्जेंडर जो एनडी मिलिट्री के प्रथम लॉर्ड या नौसेना मंत्री थे। इस मिशन को विशिष्ट अधिकार दिया गया था भारतीय से कार्यकारी भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपाय संभावनाओं को तराशना था। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा विचार में सर्वप्रथम स्वराज पार्टी 1924 ईस्वी में प्रस्तुत की थी। और एम.एन. राय 1934 में सर्वप्रथम संविधान सभा के लिए प्रस्ताव रखा था। कैबिनेट मिशन के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संस्था संविधान सभा गठन 1946 में किया गया था और हैदराबाद को देशी रियासत के साथ इसमें मिला लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा कि भारत ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तृत सहयोग का परिणाम है? तो यह हमारा ऑप्शन हो जाएगा हिंद स्वराज में इन्होंने लिखा था कि भारत ब्रिटिश शासन भारतीय राज्य का एक विस्तृत सहयोग है। इस हिंद स्वराज का मूल रूप से गुजराती भाषा में है। और यह पुस्तक कब लिखा गया था? तो यह पुस्तक 1909 में लिखा गया था गांधी जी के द्वारा। जब कब लिखा था? जो यूके से अफ्रीका जा रहे थे उसी समय इन्होंने लिखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियों को प्रशस्ति के रूप में लिखा था? तो यह हो जाएगा गुप्त वंश के शासकों ने प्रशस्ति के रूप में लिखा था। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। कब था? तो 240 ईसा पूर्व से लेकर के 240 ईस्वी से लेकर के 280 ईस्वी तक था। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था और इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त शासकों का राजकीय भाषा क्या था? तो गुप्त राष्ट्र की भाषा संस्कृत थी। और समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने किया था। हरिसेन समुद्रगुप्त के राजकवि थे और महासंधि विग्रह भी थे। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राज्यों और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया था। समुद्रगुप्त को प्रथम प्रशासनिक कविराज को कहा जाता था। ये सभी एक गुप्त राजवंश के शासकों की उपलब्धियां थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि
पाणिनि एक प्रसिद्ध पुस्तक डैश थे, तो ये किस थे, तो ये ऑप्शन नंबर वही हो जाएगा, नहीं व्याकरण विद पुस्तक थे। इसमें से क्या होता था, इसमें से 8 अध्याय और 4 रहस्य सहस्र सूत्र थे। अगर अमर कोश का लेखक पूछा जाए, अमर कोश का लेखक किसने है, तो अमर सिंह ने लिखा था। शाहनामा का लेखक किसने, तो फिरदौसी ने लिखा था। भारत या भारती किसने लिखा था, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था। महाभाष्य कौन लिखा था, पतंजलि ने। और गीत गोविंद किसने लिखा था, तो जयदेव ने लिखा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा 55 नंबर क्वेश्चन है। बोला गया कि सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम कहाँ होता है, तो सिंधु नदी और जास्कर नदी संगम हमारा लद्दाख में होता है। तो सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम लद्दाख में होता है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन था, सिंधु नदी की सबसे सहायक नदी चिनाब नदी है। और सिंधु नदी की सहायक सबसे बड़ी चिनाब नदी है। इसमें कौन कौन सी सहायक नदी है, तो इसमें झेलम सहायक नदी है, झेलम है, सिरु है, रावी, ब्यास, सतलज, जास्कर, चिनाब, श्योक, हुंजा, स्वात, कुमार, काबुल, कुर्रम, गोमल, झोब, गिलगिरी, ये आदि सब सिंधु नदी की सहायक नदी है। भारत में सिंधु नदी लेह जिले में बहती है। ये कहाँ पर बहती है, तो लेह जिले में ये बहती है। सिंधु नदी भारत से होकर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है कि बोटेक्निकल सर्वे ऑफ इंडिया लुप्त पर्याय पौधे से की सूची निम्नलिखित में से किस नाम से प्रकाशित की जाती है, तो ये हमारा रेड डाटा बुक के नाम से प्रकाशित की जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेड डाटा बुक्स के नाम से। ये बायोटेक्निकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर, तो इसका मुख्यालय कोलकाता में है। कोलकाता में इसका मुख्यालय है। बायोटेक्निकल इसका कार्य क्या होता है, वनस्पति से जुड़े पारंपरिक जैविक ज्ञान और संरक्षण को लेखन करना होता है। खतरे की लाल पहचान प्रजातियों को सूक्ष्म करना होता है। गार्डन, म्यूजियम, हर्बियम के लेखन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 57 क्वेश्चन हमारा है कि खरे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं, तो खरे पानी में रहने वाले मगरमच्छ अंडमान निकोबार और द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। 57 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मगरमच्छ 4 कोशीय हृदय का होता है। खरे पानी में रहने वाले मगरमच्छ उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और भारत के पूर्वी समुद्री तट से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक पाए जाते हैं। खारे जल के मगरमच्छ को भारतीय वन जीव अधिनियम संरक्षण के तहत 1972 के सूची 1 के तहत संरक्षित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर, जो बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी गिरती है। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी मैसूर पठार से दक्षिण भाग से निकलती है। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। कावेरी नदी पर शिव समुद्र जलप्रपात स्थित है। और कावेरी नदी दक्षिण भारत की एक पवित्र नदी है। इससे दक्षिण भारत को गंगा का, इससे दक्षिण भारत में गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। और कावेरी नदी की सहायक नदी हेरांगी, हेमावती, सिमसा, काबनी, भागनी, भवानी और अरावती है। सिंधु नदी, नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी ये सभी क्या करती है, तो अरब सागर में गिरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद है, तो भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट 4 मौजूद है। ये कब किया गया था, इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1985 में किया गया था। WG रोंजे के द्वारा किया गया था। इसमें कौन कौन से प्रकार थे, कहा था अल्फा, बीटा और गामा। तो अल्फा के बारे अल्फा क्या कहता है कि किसी एक निश्चित क्षेत्र के समुदाय या परितंत्र में उपस्थित प्रजातियों की कुल संख्या को अल्फा बीटा जाता है। और बीटा किसी क्षेत्र में उपस्थित प्रजातियों की संरचना बीटा को कहा जाता है। और गामा भौगोलिक क्षेत्र में विशेष में उपस्थिति प्रजातियों को अनंत संबंध का ज्ञान होता है, जिसमें क्लियर करते हैं। भारत का हॉट स्पॉट हिमालय क्षेत्र है, हिमालयन क्षेत्र है, इंडो बर्मा क्षेत्र है, पश्चिमी घाट और श्रीलंका क्षेत्र है और सुंडा लैंड क्षेत्र है। ये हमारा 4 क्षेत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से जुड़ी
हुई है। तो भारत के 5 राज्य से बांग्लादेश की सीमा जुड़ी हुई है। भारत के 5 राज्य समुद्री तट की सीमा हमारा 6100 किलोमीटर है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को छोड़कर बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम भारत राज्य की सीमा बनाती है। भारत के 16 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हैं। भारत के 16 राज्य जो है भारत के पड़ोसी राज्य से जुड़े हुए हैं। भारत का उत्तरी दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर 2933 किलोमीटर है। भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है। स्थल की लंबाई जो कितनी है 15,200 किलोमीटर है पड़ोसी देश से। और इसके तटीय भाग की लंबाई यानी समुद्री तट की लंबाई 7516.6 किलोमीटर। लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार सहित भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान है। भारत और नेपाल के बीच काली नदी इसको सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गन्ना की सबसे अधिक क्षेत्रफल पर खेती और उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये उत्तर प्रदेश में होता है। गन्ने का वास्तविक नाम सैकरस अफेसिनस है। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता तथा ब्राजील के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा करता है। चीनी देश में गन्ना को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता सूची का अधिसूची में किया गया है। गन्ना का एक उष्णकटिबंधीय पौधा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हमारा तिरिच मीर है, जो हिंदुकुश की सबसे ऊंची पर्वत है, जो कितनी है तो ये 7708 मीटर की सबसे ऊंची। हिंदुकुश का दूसरा सबसे नौकाश पर्वत और तीसरा इतोर ओल नार है। अगर यहीं पर देखा जाए कि नंगा पर्वत कहाँ पर, तो पाकिस्तान पीओके में। अन्नपूर्णी कहाँ पर? नेपाल में। हिमालय कहाँ है? भारत नेपाल में। गोसाई थान, नमचा, बरुआ और गुलमांदा ये सब चीन में है। राकापेसी ग्रेस्बसन पाकिस्तान में है। व्हाइट माउंटेन संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत ये जर्मनी में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला का हमारा बरसाती पर मोम पर चढ़ाने से वह वाटर प्रूफ बन जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण हमारा संसंजक बल और मान अधिक होता है, जिसके कारण इस पर परत चढ़ जाता है। किसी द्रव को 2 बूंद के संपर्क में लाने पर एक बूंद का निर्माण संसंजक बल कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रंगीन कांच बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। रंगीन कांच बनाने के लिए हमारे संक्रमण धातु के ऑक्साइड को प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट ऑक्साइड को जो गहरा नीला होता है, और सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड जो हरा होता है, और सेलेनियम ऑक्साइड जो नारंगी लाल होता है। सोडियम यूरेन या फेरिक लवण जो पीला होता है, और कैडमियम सल्फाइड चटक लाल होता है, और फिर क्यूरिफिक लवण जो पीकाक नीला होता है। ये सभी होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे कि टाइफाइड और टीबी किस प्रकार के रोग है? टाइफाइड और टीबी एक जीवाणु रोग है। टाइफाइड और जीवी के टाइफाइड साल्मोनेला टाइफली नामक जीवाणु के कारण होता है। बैक्टीरिया दूषित भोजन और पानी के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। यह टीबी आमतौर पर फेफड़ा को प्रभावित करता है। चलिए टीबी जो प्रकार का होता है वो आमतौर पर क्या करता है? फेफड़ा को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 66 नंबर क्वेश्चन है। जब एक प्रकाश किरण माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है और परिणाम स्वरूप यह माध्यम बी में अविलंब से दूर की ओर झुक जाती है, माध्यम ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक डैश कितना होगा? तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी नंबर, 1 से कम होगा। या अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? v1/v2 होता है, जो वेग प्रकाश का माध्यम प्रकाश का वेग से v1 का वेग होता है, तो अविलंब दूर जाती है। और यदि प्रकाश की किरण अविलंब से दूर जाती है तो बी माध्यम के प्रकाश का अविलंब ए की अपेक्षा ज़्यादा होता है, जो म्यू का मान 1 से कम होता है। यदि प्रकाश की किरण अविलंब की ओर मुड़ता है तो माध्यम बी के प्रकाश की से कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि इनमें कौन सा यौगिक सहसंयोजक यौगिक से एक उदाहरण है? ये हमारा हो जाएगा P2O5 एक सहसंयोजक का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है कि कुछ जीवाणुओं की क्रिया
घोड़े और खरगोश आदि जैसे प्राणी के आहार में मौजूद सेल्यूलोज का पाचन करने में किया जाता है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, आंतनाल होता है जो ये पचाने का कार्य करता है। मनुष्य सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते क्योंकि उनमें बीटा एसिटिलीन लिंकेज को तोड़ने के लिए आवश्यक एंजाइम की कमी होती है। और जो दीमक के आंत में जो प्रोटोजोआ होता है जो सेल्यूलोज को पाचन करता है। और पशु में सेल्यूलोज जो अंतःग्रहण को भोजन कार्य को रूप में रुमेन एक संग्रहित क्रिया होता है जो बाद में जो जानवर जुगाली करता है उसको बाहर अंदर ले लेता है, फिर बाद में उसको ला करके यहाँ पर जब वो अस्थिर बैठता है तो वो जुगाली करता है। रुमेन में सेल्यूलोज का पाचन अवश्य जीवाणु द्वारा होता है। इस प्रकार से पाचन उपसीवाद मीथेन कहलाता है। इसका ऑप्शन हमारा 68 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 68 का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 69 क्वेश्चन में देखते हैं। खतरनाक अपशिष्ट को निपटने का सर्वोत्तम विधि क्या है? इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, भस्मीकरण यानी जलाना। किसी चीज़ को अगर काष्ठ अपदान होता है, अपशिष्ट को उसको जला देते हैं तो वो हमारा सर्वोत्तम विधि होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी नंबर, प्राकृतिक संसाधन और संचय प्रबंधन आसान कार्य नहीं होता है। प्राकृतिक संसाधन धात्विक खनिज और अत्याधुनिक खनिज आता है। जो क्षयशील संसाधन है इसका नवीकरण नहीं किया जा सकता है। तो ये रहा हमारा 70 लास्ट क्वेश्चन था। और ये हमारा सेशन अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये हमारा आज का प्रैक्टिस नंबर 16 है। इसकी नेक्स्ट प्रैक्टिस बहुत जल्द आएगा। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद।